हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू शेयर एकेडमी मेंबर्स। आज हम लोग 5वां वीडियो शूट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट लेसन सीरीज़ का। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें आपको कि ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड चला रखी है, जिसमें कंपनीज़ को एनालाइज करना कैसे सीखा जाए इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ये सीरीज़ बाकी और दूसरी सीरीज़ से या किसी और वीडियो से इस वजह से अलग है बिकॉज इसमें हम जार्गन्स का इस्तेमाल ना करके बहुत इजी लैंग्वेज में टेम्पलेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये आसान टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप कंपनीज को आसानी से पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे, एक बैलेंस शीट को कवर करेंगे और दूसरा कैश फ्लो को कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने इससे पहले के ये 4 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन 4 वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको थोड़ा सा ये सेशन और बेहतर समझ में आएगा। और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के अलावा अगर टेक्निकल ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लर्निंग लेना चाह रहे हैं तो ये एक सीरीज़ जो हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग सेटअप की चला रहे हैं, ट्रेडिंग सेटअप्स की, इसके अंतर्गत हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो लेके आएंगे, तो उनको ज़रूर देखिएगा। ओके, सो आज का इस सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दो चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, सो वी होप कि आप सारे के सारे लोग डायरी पेन लेकर तैयार हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई जार्गन इस्तेमाल नहीं करेंगे और चीज़ें कठिन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ईजी आसान रखेंगे। ठीक है, सो अभी तक का जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, एक बार रिवाइज कर दें। हम लोगों ने सीखा कि किसी भी कंपनी को पढ़ने के लिए जो 4 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं, ये सबसे पहला था। ठीक, दूसरा कि स्क्रीनर्स का लेआउट आपको कैसे करना है, तो ये स्क्रीनर्स का लेआउट ये कैसे करना है ताकि एक ही जगह पर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया और डेटा शीट कैसे मेंटेन करनी है ये चीज़ डिस्कस की इस वीडियो में। ठीक है, सो आज है इस सीरीज़ का 5वां वीडियो और इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हमको ये वीडियो लंबा खींचना होता तो बैलेंस शीट के ऊपर ही डिस्कशन करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करें कि आपको सारे टर्म्स हम इसको एक्सप्लेन करें और सारे टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद उनके अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दें, फिर उनका कोरिलेशन दें। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि यार टू द पॉइंट बताओ कि एज एन इन्वेस्टर हमारी क्या जरूरत है, हमको चार्टर अकाउंटेंट नहीं बनना है। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट जानने के लिए हमको सीए बनने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ उतनी जानकारी चाहिए कि बैलेंस शीट देखकर हमको ये पता चले कि कंपनी का धंधा कैसा है, कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, निवेश करने लायक है या नहीं, है ना। एज एन इन्वेस्टर हमको सिर्फ यही जानना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो यूज करेंगे वेबसाइट स्क्रीनर, अगर आपके पास में नहीं है तो इसको ले लीजिए। ठीक है, पेड वर्जन बेहतर होगा, पर अगर फ्री वर्जन भी ले रहे हैं तो भी उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे आएंगे, यहां पर होगा बैलेंस शीट। अब समझिएगा इस चीज को कि बैलेंस शीट है क्या, ये बात समझिए। जब भी कोई कंपनी, ठीक है, बड़ा बिजनेस चला रही है, कर रही है, तो उसको अपना डेटा मेंटेन करना होता है। अब वो डेटा किस किस तरीके का होता है, एक तो होता है कि कंपनी का धंधा कैसा चल रहा है, भाई वो कितना सेल कर रही है, कितना उस पर निवेश पे जो सेल कर रही है उस पर कितना उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये सब कुछ आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मिलता है। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी की जेब में आज की डेट में कितना पैसा है, कंपनी के वेयर हाउस में कितना सामान है, कंपनी के पास में फैक्ट्री कितनी बड़ी है, जमीन कितनी है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट के ऊपर पता चलती हैं। तो बैलेंस शीट से मोटा मोटी अगर हम कहें कि कोई आदमी अगर ये पूछे कि भाई हमको बैलेंस शीट क्यों पढ़नी चाहिए, आपको बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि कंपनी कितनी मजबूत है। ठीक है, अब आप सोचिए कि कोई एक आदमी हो, ठीक है, अगर आपको ये जानना हो कि यार वो कितना मजबूत है तो कैसे पता चलेगा, ये देखो कि उसकी जेब में कितना पैसा है, एक। दूसरा ये देखो कि उसके पास में कितने घर कितनी गाड़ियां हैं, है ना। तीसरा, घर और गाड़ी लोन पे तो नहीं खरीद रखी है कि दिखा रहा हो हमको 10 गाड़ियां, पता चले सारी की सारी लोन पे हैं, है ना। चौथा, बैंक अकाउंट में उसके कितना पैसा है। पांचवा, लॉकर में कितना गोल्ड है। इससे यह पता चल जाएगा कि इस आदमी की औकात क्या है। यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखना। यही चीज बैलेंस शीट बताती है। बैलेंस शीट बेसिकली किसी कंपनी की औकात बताती है। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट ना देखो, केवल अगर आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखो, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी इंसान की गाड़ियों से और उसके पास में जो घर वो दिखा रहा है, आप इससे चकाचौंध हो जाओगे। लेकिन आपको ये पता करना है कि यार ये घर और गाड़ी कहीं उधार पे तो नहीं ली है, या दहेज में तो नहीं मिली हुई है गाड़ी जिसको दिखा के ये बहुत बड़ा भौकाल मार रहा है। तो आपको अगर उसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए तब आपको बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। तो अब ये बताइए कि कोई आदमी अगर केवल अपनी गाड़ी दिखा के और शो ऑफ कर रहा है तो सिर्फ इतना देख के और इंप्रेस हो जाने की जरूरत है, या फिर ये जानना है कि भाई अपने पैसे से खरीदे हो या दहेज मिली है ना। चलिए बैलेंस शीट शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो बैलेंस शीट के अंदर जरूरी है वो है कैश रिजर्व। कहां मिलेगा आपको, सीधा सीधा यहां देखिएगा, इक्विटी कैपिटल को छोड़ दीजिए, कैश रिजर्व पे फोकस करिए। ठीक है, क्यों?
किस कैश इज किंग कहा जाता है मार्केट के अंदर। जिस आदमी की जेब में कैश है, जितना पड़ा हुआ है, वो क्या कर सकता है, कल को ज़रूरत पड़ती है, आराम से कैश से जो चाहे वो खरीद सकता है। वो नई कंपनियां खरीद सकता है, वो अपना उधार चुका सकता है, अपने वर्कर्स को पैसा दे सकता है, किसी तरह की नई बिजनेस डील करनी है वो कर सकता है। तो किसी कंपनी के पास में अगर कैश रिजर्व पड़ा हुआ है तो ये एक अच्छी चीज़ है। कहाँ देखना चाहिए आपको, इस कैश रिजर्व को देखिए। अब इस कैश रिजर्व में इंपॉर्टेंट क्या है, साल दर साल कैश रिजर्व बढ़ते रहना चाहिए। अब कोई पूछेगा भाई कितना बढ़ते रहना चाहिए, 10, 20, 30%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी का कैश रिजर्व बढ़ते रहना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्या, कई बार कंपनी का कैश रिजर्व बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं होती है। सवाल है क्यों। भाई हम कंपनी खरीदते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, कि कंपनी बढ़ती रहे। सोचिए कि जो कंपनी का ओनर है वो अपनी जेब में पैसा रखे हुए है। अब हम कह रहे हैं यार तुम एक फैक्ट्री से 4 कारें बना रहे हो, तुम्हारी कार की डिमांड भी है मार्केट में, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि यार दूसरी फैक्ट्री क्यों नहीं खोल देते। वो आदमी कहता है यार मन ही नहीं कर रहा हमारा फैक्ट्री दूसरी खोलने का, हमको ये कैश रखा रहने दो अपने पास में। ऐसी हालत में अगर कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये गड़बड़ है। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि कंपनी अपने कैश का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं, वो आपको पता चलेगा नीचे कॉन्फ्रेंस कॉल से। ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, जब आप इनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें लोग पूछते हैं सवाल कि भैया तुम्हारी जेब में इतना कैश पड़ा हुआ है तो तुम अपना कैश से नई फैक्ट्री क्यों नहीं डालते हो। तो कई बार मैनेजमेंट इसका जवाब देता है, कहता है कि भाई मार्केट में अभी डिमांड ही नहीं है तो क्यों हम मतलब पैसा डालें। ठीक, जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो इसका मतलब कि जो प्रोमोटर्स है वो सही काम कर रहा है कंपनी का। ठीक, तो कंपनी का कैश रिजर्व होना कंपनी के पास में ये अच्छी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व नहीं होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, कैश रिजर्व को हमको एक दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में देखना है। ठीक है, क्या है वो दूसरी चीज़, वो है डेट, उधार। सर्च कीजिएगा नेट के ऊपर कि दुनिया की ज़्यादातर कंपनियां जो बैंकरप्ट हुई हैं, जो कंपनियां बर्बाद हुई हैं, खराब हुई हैं, उसके पीछे सबसे मेन वजह क्या है। आप में से कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादातर जो कंपनियां खराब हुई हैं, जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जो ख़त्म हो गई कंपनियां, उनके पीछे मुख्य वजह क्या रही। और आप देखेंगे, जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा मेन वजह रही है कंपनियों का डेट या उधार। वो कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में, बोरोइंग्स में। ठीक है, कि उधारी कितनी है कंपनी की। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि भाई उधार क्या हमेशा बुरा होता है। आंसर है नहीं। जब आप कोई बिजनेस बड़ा करते हैं, ठीक है, आपने छोटा बिजनेस किया, अपने घर से पैसा लगाया, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ लगा के और बिजनेस शुरू किया, फिर आप धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उस समय आपको जो उधार है वो लेना पड़ेगा। अब उधार आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं भाई, आप बैंकों से उधार ले सकते हैं, ठीक है, या आपके दोस्त मिलकर आपको उधार दे देते हैं, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये उधार आपको इस बोरोइंग वाले टर्म में देखने को मिलता है। अब कंपनियों में उधार 2 तरीके का होता है। कैसा, एक 6 महीने तक का, 1 साल का, और दूसरा 1 साल से ज़्यादा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि वो उधार जो 1 साल में आपको चुकाना है। लॉन्ग टर्म का मतलब है वो उधार जो 1 साल के बाद चुकाना है। ठीक, बोरोइंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो आपका कैश रिजर्व है उसकी तुलना में बोरोइंग्स मान लीजिए कि 75% होनी चाहिए, कि अगर कैश रिजर्व 100 रुपये है तो बोरोइंग्स आपकी 75 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना है कि अगर आपके पास कैश रिजर्व 100 रुपये है तो उधार 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, ताकि किसी भी समय आपको अगर उधार चुकाने की ज़रूरत हो तो आप अपने कैश से उधार चुका लें। एक, दूसरा, कभी भी कंपनी का बोरोइंग्स अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए एक बुरी खबर होती है। ये एक रेड फ्लैग है, बुरी खबर नहीं, ये एक रेड फ्लैग है कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो ये उधार बढ़ रहा है, ये उधार आखिर कंपनी इस्तेमाल कहाँ कर रही है। ठीक है, अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको ये जानना हो कि कोई कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है या नहीं, अगर कोई कंपनी अपने अच्छे धंधे के साथ साथ अपना उधार चुका रही है, यहाँ देखिएगा बोरोइंग, एक टाइम रेडिको खेतान की बोरोइंग 900 करोड़ के आसपास थी। धीरे धीरे चुकाते चुकाते ये बोरोइंग कहाँ तक चली गई, 200 करोड़ तक। और ये वो पर्टिकुलर टाइम था जब रेडिको खेतान मल्टी बैगर हुई थी। सभी को याद है ना, कितना गुना रिटर्न बना था, एक बार बताना कमेंट्स में। ठीक है, रेडिको खेतान में। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बोरोइंग है कंपनी की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। कैश रिजर्व का 50% होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा, बड़ी कंपनियों में आपको डेट फ्री कंपनियां मिलेंगी, ऐसी कंपनियां जिनके पास में बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है, जीरो है एकदम। पर छोटी कंपनी अगर है, 1500 करोड़ की कंपनी है, 2-3 हज़ार करोड़ की है, 5000 करोड़ की है, तो ऐसी कंपनी को बढ़ने के लिए डेट चाहिए होगा। ठीक है ना, बोरोइंग्स चाहिए होगी। इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड एसेट। क्या होता है फिक्स्ड एसेट, ये पर्टिकुलर चीज़। फिक्स्ड एसेट का मतलब है ऐसी चीज़
जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जिसको मुश्किल होती है, ठीक है, जो फिक्स है एसेट। क्या है मतलब? जमीन, दूसरा फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो, मशीन्स, ये सारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं। अब जरा सोचिए, अपने दिमाग लगाइए, सोचिए कोई फैक्ट्री है, अगर मान लीजिए रेडिको खेतान है या एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, अगर उसका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है लगातार, तो इसका मतलब क्या है भाई? फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है? देखो फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा, देखें क्या हो गया। रेडिको खेतान के फिक्स्ड एसेट में कुछ है ही नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा, ठीक है। एक्शन कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, इसके देखते हैं। ये देखो फिक्स्ड एसेट में क्या कह रहा है? लैंड आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, प्लांट मशीनरी आ रही है। हमारा क्वेश्चन है आपसे, भाई कोई कंपनी लैंड, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी कब खरीदती है ना? लैंड, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी कब? जब उसको अपने आप को ग्रो करना होगा, बड़ा करना होगा। कंपनी अपने आप को बड़ा कब करती है? जब उसको सामने डिमांड दिखती है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। अब एक बात बताना, जब कंपनी इमीडिएटली लैंड खरीदती है या बिल्डिंग खरीदती है या प्लांट मशीनरी खरीदती, तो क्या तुरंत का तुरंत उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा? नहीं ना। वो ज़मीन खरीदेगी, फिर उसके ऊपर प्लांट लगाएगी, तो इस काम में कितना 6 महीने 1 साल लगता है। ऐसे समय में कंपनी क्या होती है कि जो उसका मुनाफा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? उसका सारा पैसा तो अभी इनपुट में लग रहा है ना। एक बार जब ये सारा प्लांट खड़ा हो जाता है और जब वो प्रोडक्शन शुरू करता है, तब मुनाफा बढ़ना शुरू होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जहां पर फिक्स्ड एसेट धीरे धीरे बढ़ रहा हो कंपनियों का, ठीक है। अब इसको अगर हम बहुत कठिन भाषा इस्तेमाल करें, आप सोचो कि हम आपको, आपके ऊपर असर डालना हो, हमको प्रभाव डालना हो, आपको इंप्रेस करना हो, तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी कैपेक्स कर रही है। अब आप सोचोगे यार ये कैपेक्स क्या है भाई? फिर हम कह देते हैं कि कंपनी ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रही है या ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रही है। आप सोचोगे मतलब अब तो हो ही गया बस, ठीक। इसका सीधा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब कंपनी अपना लैंड खरीदती है या बिल्डिंग खरीद रही है या प्लांट मशीनरी खरीद रही है या अपनी फैक्ट्री को और बड़ा कर रही है, दैट मीन्स कि वो फिक्स्ड एसेट खरीद रही है। जब भी कभी कंपनीज फिक्स्ड एसेट खरीदती हैं तो इसका डिटेल आपको कहाँ मिलता है? यहाँ, यही ट्रांसक्रिप्ट में कॉन्फ्रेंस कॉल की। उस पर नज़र डालिए और देखिए कि कंपनी क्या कर रही है। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फिक्स्ड एसेट के बाद में? अदर एसेट्स। अदर एसेट्स के 2 पार्ट हैं, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिएगा। ये है अदर एसेट। अदर एसेट में आएगा इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बात की बात है, हम लोग बिगिनर्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अदर एसेट्स में 2 चीज़ें हैं, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको ध्यान से समझिए। सोचिए कि कोई कंपनी ऐसी है, ठीक है, जो आपको ये बताती है कि भाई हमने 100 गाड़ियां बेची, ठीक है, 100 गाड़ियां बनाई और बेची। और जब आप उनके कस्टमर से पूछते हैं तो पता चलता है कि कस्टमर्स के पास तो वो गाड़ियां आई ही नहीं। फिर आप कहते हैं कि भाई ये गाड़ियां नहीं आई, तो ये गाड़ियां गई कहाँ? और आप देखते हैं वो कंपनी कहती है कि भाई जो हमारा शोरूम है ना उसमें ये गाड़ियां खड़ी हैं सारी की सारी। तो आप कहेंगे कि तो भाई सेल क्यों दिखा रहे हो इसको? तो कहेगा नहीं, बिकॉज ये हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। इस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो ये समझ लो कि गोदाम में हमारे माल पड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, किसी कंपनी के गोदाम में अगर माल पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब? ये मतलब है कि वो कंपनी का माल बिक रहा है? आंसर है नहीं। इन्वेंट्रीज का मतलब है कि किसी कंपनी के गोदाम में कितना माल है। अगर किसी कंपनी का बनाया हुआ माल लगातार उसके गोदाम में भरता रहे और गोदाम से बाहर ना निकले, सेल के लिए ना जाए, तो ये अच्छी खबर है या बुरी? आंसर है कि ये बुरी खबर है, ये रेड फ्लैग है, ठीक है। तो जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो इसमें ये देखो कि इन्वेंट्रीज कहीं लगातार बढ़ तो नहीं रही हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेंट्रीज को किसके रेफरेंस में देखना है, ठीक है। तो जैसे इन्वेंट्रीज आप देख रहे हो 250, 300, 400, 500 करोड़ के आसपास, ये करोड़ का नंबर है। इन्वेंट्रीज को देखना चाहिए कंपनी की सेल्स के रेफरेंस में। तो सेल कंपनी की है 2000 करोड़ की, मान लो मार्च 23 देखते हैं, सेल है कंपनी की 2000 करोड़ की और मार्च 23 में कंपनी की इन्वेंट्री है 400 करोड़ की। तो करीब करीब 25% का कंपनी के पास में इन्वेंट्री है। अब कोई कहेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, 5% होना चाहिए। तो इस बात को समझिए। सोचो कि आप एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, आपका जो सामान है वो देश भर में बिकता है, दुनिया भर में बिकता है। भाई दुनिया में से अचानक अगर आपके पास डिमांड आ जाए कि हमको 100 करोड़ का माल चाहिए और अगर आपके पास में माल तैयार नहीं है तो आप क्या कहोगे? माल कैंसिल, आप डील कैंसिल कर दोगे। डील कैंसिल करोगे, वो किसी और के पास में चला जाएगा, तो आपके हाथ से डील निकल जाएगी, तो धंधा आपका हो जाए खराब। तो क्या करना पड़ता है? जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? सामान बना के गोदाम में रखना पड़ता है, ठीक है।
तो हमेशा बढ़ती हुई इन्वेंट्री खराब नहीं होती है, हमेशा बढ़ती हुई इन्वेंट्री खराब नहीं होती है। आपको यह देखना है कि जिस कंपनी की इन्वेंट्री आप देख रहे हो वो कंपनी क्या धंधा करती है, क्या इन्वेंट्री लगातार उसकी निकलती जा रही है या नहीं। और इन सब के साथ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों की इन्वेंट्री सीजनल होती है, बात समझना, जैसे कि ट्रैक्टर। तो मानसून के पहले का जो सीजन है उसमें इन्वेंट्री एकदम से ज्यादा होगी। क्यों? सबको पता है कि मानसून के आसपास ट्रैक्टर्स बिकेंगे, हाँ या ना। तो अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करोगे तो आपको ये चीज उसके इन्वेंट्री में दिखाई देगी। तो इसी वजह से कंपनी का बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे वो है बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस चेन एनालिसिस, कि जब आप किसी कंपनी को पढ़ते हो तो उसका बिजनेस समझना या बिजनेस चेन समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इन्वेंट्री जब भी आप देखोगे, एक तो इन्वेंट्री कॉन्टिन्यूअसली बढ़ना ठीक नहीं है, खास करके इन कंपैरिजन ऑफ कंपनी की सेल्स और कंपनी के नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में, ठीक है। इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक चीज़ है। अब कितनी होनी चाहिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कंपनी को, आप बेहतर तरीके से जान सकते हो। दूसरा, सीजनैलिटी, कि किस सीजन की बात हम लोग कर रहे हैं। कहीं कंपनी सिक्लिकल तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन है जब कंपनी की सेल्स ज़्यादा होती है, तो उस सीजन से थोड़ा सा पहले आप देखोगे कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में हम कहें तो ये है कि उधारी दिया हुआ पैसा हमको वापस मिल रहा है या नहीं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है वो पैसा जो हमको वापस मिलना है। हमने सामान उधार में बेच रखा है, अभी हमको पैसा वापस नहीं मिला। अब एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में 100 रुपये उधार दे देते हो तो क्या आपको लगता है कि 100 रुपये आपको वापस मिल जाएगा? जब बिजनेस के सेंस में हम लोग बात करते हैं, अगर हम 100 रुपये का उधार दिया है तो कई बार हम लोग को 80 रुपये मिलने का चांस होता है, 20 रुपये हमारे खराब होते हैं। पर होता क्या है कि जो हमने 100 रुपये का माल उधार बेचा है उसकी असल लागत सिर्फ 50 रुपये होती है, तो 40 रुपये मतलब 30 रुपये का फायदा हमको तब भी होता है, ठीक है। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स अगर किसी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। इसका मतलब है कि कंपनी अपना सामान ज़्यादातर उधार पर बेच रही है, कंपनी को पैसा मिल ही नहीं रहा है। और बात समझिए, ज़्यादा अगर तुम उधार पे बेचोगे तो क्या होगा? वो 9 नगद 13 उधार, देखिए बात एकदम कॉमन सेंस है, इन्वेस्टिंग कुछ नहीं है। जो एक छोटी दुकान पे नियम लागू होता है वही एक बड़े बिजनेस पे नियम लागू होता है। दुकानों में क्यों लिखा होता है कि 9 नगद 13 उधार, या उधार मांगने से मतलब उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें? क्योंकि उनको पता है कि जब आप उधार पे सामान बेचोगे तो आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा, ठीक है। और यही है ट्रेड रिसीवेबल। अगर किसी भी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, कि ट्रेड करने के बाद जो पैसा आपको अभी रिसीव होना है, रिसीवेबल, जो पैसा आपको अभी वापस मिलना है, जिसको आपने उधार सामान दे रखा है उससे पैसा आपको वापस मिलना है, ये अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये गड़बड़ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ट्रेड रिसीवेबल अगर आपके, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर कोई अपना अपना मतलब अपना एक तरीका डेवलप कर सकता है इस्तेमाल करने का। हमारा कहना यह है कि भाई तुम्हारे नेट प्रॉफिट से ट्रेड रिसीवेबल 1.5 गुना 2 गुना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों भाई? तुम्हारा कुल जो भी तुम धंधा कर रहे हो उसमें से तुमको पैसा मिल रहा है 100 रुपए और तुमने मार्केट में उधार बेच रखा है 300-400 रुपए का, तो यह चीज गड़बड़ है। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल जितना कंट्रोल में हो उतना अच्छा है, और रेगुलर इंटरवल पर ट्रेड रिसीवेबल्स आपको मिलते रहने चाहिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल के भी 2 पार्ट होते हैं, आप देखना। एक होता है रिसीवेबल 6 महीने के परे, और दूसरा होता है 6 महीने के अंदर, यानी कि वो पैसा जो आपको 6 महीने के अंदर मिल जाएगा, और दूसरा होता है जो 6 महीने के परे। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जब एक दूसरे के साथ डील करती हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब 100 करोड़ रुपए का हमने सामान दिया तुमको तो तुरंत 100 करोड़ रुपए नगद मिल गए, ऐसा नहीं हो। वो क्या होता है, आपस में डील करते हैं कि सामान जब हमारी डिमांड होगी तो तुम भेज देना, पैसा तुमको जिस दिन सामान हमारे पास में आएगा उससे 1 महीने के अंदर तुमको पैसा मिल जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। इस वजह से कंपनियों के अंदर रिसीवेबल्स होते हैं, बिकॉज ये जो जनरल प्रैक्टिस है वो है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का ट्रेड रिसीवेबल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का। बिकॉज इसका फर्क कहाँ पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा जब हम लोग रेशियोज डिस्कस करेंगे, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज में, यहाँ फर्क पड़ेगा। क्योंकि जितना देर में पैसा आपको वापस मिलेगा उतना उस पैसे का इस्तेमाल आप देर से कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स? ठीक, इतनी चीजें हैं जब आप बैलेंस शीट पढ़ते हो तो, जो सबसे मेन चीज है हमारे लिए, ठीक है। क्या क्या? कैश रिजर्व कंपनी का, डेट, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। अब हमको, इससे पहले कि हम लोग सेशन में आगे बढ़ें, ये बताना 10 में से कितने पॉइंट दोगे कि आपको आज बैलेंस शीट समझ में आ गई है, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसके बारे में, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है।
कंपनियां अलग अलग खोलते रहो, उन कंपनियों के बारे में जानकारी लेते रहो, देखते रहो। अब चलो जरा एक चीज़ देखें हम लोग। यहां देखो, इस कंपनी का नाम है तानला सॉल्यूशंस, ठीक है। तानला सॉल्यूशंस हम लोग को मतलब एक टाइम था जब बहुत कसके भागी और उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। ज़रा एक चीज़ पे गौर करना है इसमें। कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 300, 500, 400, 550 करोड़, है ना। ज़रा ट्रेड रिसीवेबल को देखो, 300, 550, 550, 850, 1000 करोड़। कंपनी को पैसा वापस ही नहीं मिल रहा है। इसका सारा का सारा पैसा रिसीवेबल्स में ही पड़ा हुआ है। समझ आया? इस वजह से कंपनी के साथ हम लोग को ये देखने को मिला था। खैर, अगर यहाँ तक समझ में आया है, देखने में मज़ा आया है, तो एक बार लाइक का बटन दबाना और एक बार हार्ट का बटन दबाना। और सारे के सारे लोग अब लिखो कैश फ्लोस। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कैश फ्लो आज तक समझ में नहीं आया? आज के इस सेशन के बाद आपको कैश फ्लो एकदम समझ में आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो इसको 2 बार 3 बार देखना और प्लस डायरी में अपने नोट्स बनाते रहना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट के बाद नेक्स्ट है कैश फ्लो। पता है, ये एक ऐसी चीज़ है कैश फ्लो कि अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए देखने की, तो आप ये समझो कि आप 90% टाइम स्ट्रॉन्ग कंपनीज आइडेंटिफाई कर लोगे। क्यों? इस बात को बहुत ध्यान से समझना। सोचो कि एक बिजनेस है, एक आपका दोस्त एक दुकान खोलता है अपनी, ठीक है, और परचून की दुकान है, बढ़िया धंधा कर रहा है वो। फिर वो कहता है कि यार ऐसा है कि मेरी दुकान में तुम पैसा लगा दो, आपसे कहता है, ठीक है। तो आप कहते हो कि यार पैसा तो हम लगा दें, लेकिन ये बताओ कि तुमको अपनी दुकान से कुछ फ़ायदा हो भी रहा है, दुकान से कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? यही ना पहला सवाल होगा। आप उसकी दुकान में पैसा क्यों लगाओगे? मुनाफे के लिए कि दुकान बढ़े? तो पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए? एक समझदार इंसान का पहला सवाल क्या होना चाहिए? ये बताओ कि अपनी दुकान से तुमको मुनाफा हो रहा है, कुछ धंधा बढ़ रहा है, कुछ मुनाफा हो रहा है या नहीं? ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये इसका जवाब कैश फ्लो से मिलता है कि उसकी कंपनी में मुनाफा असल में हो रहा है या नहीं। ये कैश फ्लो से मिलता है। कैसे? मान लीजिए कि वो कहे कि अरे हाँ भाई यार, मतलब धंधा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप पूछेंगे कि अच्छा धंधा बढ़िया चल रहा है, तो एक काम करो, हमको अपना गल्ला दिखाओ, है ना। अगर तुम्हारे गल्ले में पैसा है तो मतलब तुम्हारा धंधा बढ़िया चल रहा है। वो गल्ला खोलता है, दिखाता है गल्ले में जीरो, खाली। तो आप कहते हैं यार गल्ला तुम्हारा जीरो है। तो कहता है ऐसा है यार, हम उधार पे पैसा दे रहे, मतलब उधार पे सामान बेच रखे हैं बहुत सारा। तो क्या आप ऐसे आदमी के धंधे में पैसा लगाओगे? आंसर है नहीं, रेड फ्लैग होगा वहाँ पे। ये सारी जानकारी हम लोग को कैश फ्लो से मिलती है। अब इसको अगर हम सोफिस्टिकेटेड वे में बहुत कहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में मनी का फ्लो, या और कठिन कर दें इसको, किसी बिजनेस में कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो जिस स्टेटमेंट से पता चलता है वो कैश फ्लो कहलाता है। ठीक है, वो सर के ऊपर से निकला। अब थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, ठीक। किसी भी धंधे के अंदर पैसा आता है और फिर पैसा बाहर निकलता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसा आने के और फिर पैसा बाहर निकलने के। कैसे? मिसाल के लिए सोचो, वही दुकान थी आदमी की, उसको अपने धंधे में और पैसा लगाना है। पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सोचो, उसका कोई दोस्त उधार दे सकता है उसको, ठीक। वो बैंक से पैसा उधार लेके अपने धंधे में लगा सकता है। 2, तीसरा, वो किसी को पार्टनर रख सकता है, जैसे कि शेयर बेचना वहां, ठीक है। अब सोचो कि ये हो गया पैसा आने का। और क्या हो सकता है? पैसा और आने का तरीका क्या हो सकता है? जो वो सामान बेचता है, उस सामान पे उसको जो मुनाफा मिल रहा है, वो भी तो उसके पास पैसा आ रहा है ना, वो रुक रहा है ना उसके पास में। जब उसने रॉ मटेरियल वाले को पैसा दे दिया तो भी उसके पास कुछ पैसा बचा, वो भी अपने धंधे में दोबारा लगा सकता है, ये भी तो है, ठीक। अब पैसा बाहर जाने का तरीका, रास्ता क्या क्या है? एक, वो अपनी जो दुकान है उसको और बड़ा करता है। 2, दुकान में और सामान खरीद के डालता है। 3, जो उसके पार्टनर हैं उनको थोड़ा थोड़ा मुनाफा उनके साथ शेयर कर देता है, ये डिविडेंड कहलाता है ना। तो पैसा आने का रास्ता हो गया, पैसा जाने का रास्ता हो गया। यही कैश फ्लो दिखाता है और कुछ नहीं करता कैश फ्लो। समझे कैसे? ये अभी हम बताते हैं। सबसे पहली चीज, कैश फ्लो के 3 पार्ट होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक बात समझना, हमेशा जानबूझ के फाइनेंस की लैंग्वेज को कठिन रखा जाता है दुनिया में। क्यों? ताकि 80% लोग कभी भी फाइनेंस को न समझ सकें और वो वैसी ही एवरेज जिंदगी जीते रहें जैसी वो जी रहे हैं। हमेशा फाइनेंस को आम जनता से दूर रखा जाता है, आम जनता की भाषा में नहीं रखा जाता। ये जानबूझ के किया जाता है, ठीक है। ये मतलब एक सर्कल है 1% का जिन्होंने ये किया है। हम लोग इसको आसान करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है क्या? ठीक,
कंपनी जो अपना धंधा कर रही है, मेन धंधा, देखो कंपनी के पास पैसा कमाने के जरिए क्या क्या है भाई। कंपनी के पास मान लो एक लैंड है, उसने उसको बेच दिया, उससे भी तो पैसा आया ना कंपनी के पास। या जो कंपनी है उसको किसी ने उधार पैसा दे दिया, ये भी तो कंपनी के पास पैसा आया। पर ये हमारे काम का है नहीं। हम लोग किस चीज़ में निवेश कर रहे हैं या किस लिए निवेश कर रहे हैं? हम इसलिए निवेश कर रहे हैं कि कंपनी का धंधा बढ़िया है, कंपनी का धंधा बढ़ेगा, हम इसलिए कर रहे हैं ना। इसलिए थोड़े कि उसके पास में जमीन ज़्यादा है और वो जमीन बेच के पैसा कमा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं ना। तो हमारा जो सबसे पहला काम क्या है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़। क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? कंपनी का मुख्य धंधा क्या है? जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मुख्य धंधा तुम्हारा क्या है? ये क्रेन बनाते हैं और क्रेन बेचते हैं। क्रेन बना के बेचने के बाद इनके पास, इनकी जेब में जितना कैश आता है वो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जितना कैश आ रहा है इनके पास में। सोचो अगर कोई कंपनी खूब सारी क्रेन बेचे, ठीक है, और उधार पे क्रेन बेचती रहे और उसके पास कैश ना आए, तो क्या ये अच्छी बात है? वो उधार पे ही बेच रही है, उसके पास कैश नहीं आ रहा है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। कंपनी के पास कैश आते रहना चाहिए। क्यों? ये जो कैश है जब कंपनी के पास आया तब कंपनी इस कैश से और भी बहुत कुछ कर सकती है। क्या कर सकती है? दूसरी छोटी कंपनियों को खरीदना, और क्या कर सकती है? अपनी नई फैक्ट्री लगाना। इसलिए कैश जरूरी होता है कंपनी के पास, ठीक। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जरा सोचो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये बताओ कि कंपनी अपने मुख्य धंधे से कितना पैसा जनरेट करी। इसको हम एक चीज और कहते हैं, इसको हम कहते हैं गल्ला। क्या? कि कंपनी ने कहा कि भैया हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और खूब सारी क्रेनें बिक रही हैं और बिजनेस बहुत अच्छा चला, तो हम कहते हैं अपना गल्ला दिखा दो हमको और ये दिखाओ कि गल्ले में कितना कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी खोलती है ड्रॉअर अपना और गल्ले में से कैश दिखा देती है हमको। दिख रहा है? जब कंपनी गल्ले में कैश दिखा देती है तो उनको समझ में आ जाता है कंपनी बढ़िया काम कर रही है, ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। छोटी कंपनियां जो इमीडिएट अभी मार्केट के अंदर आ रही हैं, नहीं, वो जब अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रही होती हैं तब आपको उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखने को नहीं मिलता है कई बार। क्यों? छोटी कंपनी नया धंधा जब कर रही है तो वो क्या करती है, कस्टमर्स पकड़ने के लिए वो कई बार उधार पे सामान बेचती है, तब आपको वहां पर कैश देखने को नहीं मिलेगा यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, ठीक है। अगर छोटी कंपनी का मतलब क्या है कि 500,000 करोड़ की कंपनी है, 500,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव लेके आ जाए तो समझ लो कि आपके हाथ कुछ हीरा लगा है, आपको वो कंपनी ठीक से पढ़नी चाहिए। पहला हो गया ये। दूसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सोचो हम इन्वेस्टिंग पे क्यों नहीं गए। दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, इसको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है, कई बार कठिन लगता है। फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमको पैसा कहीं से मिल रहा है, ठीक। तो कंपनी के पास पहले कहीं से पैसा आया, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब कंपनी उस पैसे को कहीं लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्ट करने में कहां? लैंड भी खरीद सकती है, नई फैक्ट्री भी खरीद सकती है, या कहीं म्यूचुअल फंड में डाल देगी या फिक्स डिपॉजिट में डाल देगी, कुछ भी करेगी। तो फाइनेंसिंग का मतलब है कि कंपनी के पास पैसा कहीं से आया, ठीक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डिविडेंड पेड और नेट कैश फ्लो छोड़ देते हैं, डिविडेंड पेड, ठीक है। नाउ फाइनेंसिंग के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? हाँ, इसमें इसके साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब है कि पैसा आया। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन, इसका मतलब है कि पैसा आ रहा है। अगर इसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा तो इसका मतलब है कि पैसा निकल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन हमको हमारे ख्याल में, आपके लिए थोड़ा सा कठिन है ना, आपको लग रहा है थोड़ा सा कठिन है, पर इसको समझने की कोशिश करना। अगर इसके आगे पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है कि बढ़िया खबर है, अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि पैसा बाहर जा रहा है, ठीक। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको हमको ध्यान से समझना है, और वो है डिविडेंड पेड, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलर पर्सनली हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि जब कंपनी के पास में पैसा आए तो हमको उस पैसे से हमको नहीं चाहिए कि कंपनी के पास में 100 रुपये आया तो हमको कंपनी 10 रुपये दे दे, हमसे कहे भैया खुश हो जाओ तुम निवेशक को, देखो तुमको 10 रुपये दे दिए। हमको नहीं चाहिए 10 रुपये, तुम अपने पास रखो, तुम उससे नई फैक्ट्री डालो, हम तब खुश होंगे, है ना। तुम उससे नया प्लांट लगाओ, हम तब खुश होंगे। तुम कोई छोटी कंपनी खरीदो कि जो तुम्हारे बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में मदद करे तो तुम और ज्यादा पैसे कमा पाओ, हम तब खुश होंगे। अगर कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के साथ में ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है,
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर जो डिविडेंड के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते। इसलिए जब भी कभी भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो उसमें एक पार्ट पे फोकस करिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसमें डिविडेंड पेड। अगर कंपनी डिविडेंड दबा के पे कर रही है और आपको यहां कंपनी में ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसी कंपनी से सावधान होने की जरूरत है। देखिए, अगर आप डिविडेंड के लिए कंपनी बाई कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है हमको, पर अगर आप हमारे नजरिए से बाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप कंपनी की ग्रोथ के लिए बाई कर रहे हैं, तब तो डिविडेंड से दूर रहिए एकदम, ठीक। देन जो थर्ड पार्ट है वो है कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है फिक्स्ड एसेट परचेज, ये वाला बीच वाला पार्ट, ठीक है, कि आपके पास पैसा आया, अब आप उस पैसे को डिप्लॉय कर रहे हो, उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, उससे कुछ खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिक्स्ड एसेट परचेज। क्यों? फिक्स्ड एसेट का मतलब है वो चीजें जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी, ट्रांसफर नहीं होगी। वो अदर एसेट में याद है ना, ऊपर अभी बैलेंस शीट में डिस्कस किया था, है ना। मतलब फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा? जमीन आएगी, प्लांट आएगी, मशीनरी आएगी, ये सब आएगा। जब भी कंपनी फिक्स्ड एसेट को डेवलप कर रही है या फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ग्रोथ देख रही है, ठीक। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये पैसा नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि पैसा खर्च हुआ है। अगर फिक्स्ड एसेट को कहीं सेल कर दे कंपनी, जैसे ये देखिए नीचे क्या आया, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि पुरानी फैक्ट्री हो गई, उसको सेल कर दिया कंपनी ने, या जमीन है उसको सेल कर दिया, तो उससे पैसा कंपनी को वापस मिला है। तो जब वापस मिलेगा तो प्लस में होगा 37 करोड़, और 74 करोड़ क्या है? माइनस में। इसका मतलब है कि कंपनी की जेब से पैसा गया है, कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, ठीक। जब भी ये फिक्स्ड एसेट परचेज ये ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बढ़िया खबर है। और इसका डिटेल कहां मिलेगा आपको? ये यहां कॉन्फ्रेंस कॉल आप पढ़ेंगे, यहां पर डिटेल मिलेगा कि कंपनी उस पैसे को कहां खर्च कर रही है। क्लियर हो गया? इन तीनों के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लास्ट में है नेट कैश फ्लो, कि भाई तुमको पैसा मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तुमको पैसा मिला फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तुमने पैसा खर्च किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये सारा कुछ बवाल करने के बाद भी क्या तुम्हारी जेब में पैसा बच रहा है क्या? ये है नेट कैश फ्लो। अब आप एक बात बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने ये वाला टर्म सुना है कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है? कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में सुना है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने सुना है कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और कितने लोगों को ये नहीं पता है कि यार ये फ्री कैश फ्लो होता क्या है? ये है फ्री कैश फ्लो, कि ये सब कुछ, ये सारा बवाल काटने के बाद भी तुम्हारी जेब में क्या कैश बच रहा है क्या? अगर सोचो आप कि कंपनी के पास पैसा आया, उसने प्लांट भी खरीदा, मशीनरी भी लगाई, सब कुछ कर दिया, हेन तेन डिविडेंड भी दे दिया, उसके बावजूद अगर कंपनी की जेब में पैसा बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यार ये कंपनी ना मतलब कुछ अलादीन का चिराग टाइप कंपनी है। यस और नो? यस और नो? है? ऐसी कंपनी अगर आपको कहीं मिल जाए जहां कंपनियों के पास फ्री कैश फ्लो हो, ऐसी कंपनियां समझ लीजिए कि कैश मशीन होती हैं, ठीक है। इन कंपनियों को हमेशा पकड़ के रहना चाहिए। इनके कैश रिजर्व देखिए आप, कॉन्टिन्यूअसली आपको दबा के बढ़ते हुए मिलेंगे, ठीक। सिर्फ इतनी चीज। अब अगर हमसे पूछिए आप कि भैया कैश फ्लो के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या पार्ट होता है, यही 3 पार्ट हैं जो हमने आपके साथ में शेयर किए, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ता हुआ होना चाहिए, पॉजिटिव हो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फिक्स्ड एसेट परचेज, इसमें बढ़ता हुआ होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इसमें डिविडेंड पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो बेसिकली सोचिए कि आप एकदम छोटी कंपनी है अभी बिल्कुल छोटी, उसमें आपको नेट कैश फ्लो मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कंपनी छोटी है, अभी ग्रो कर रही है, नया प्लांट लगा रही है, आपको फ्री कैश फ्लो मिलेगा? नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो ये नहीं है कि भाई 1000 करोड़ की कंपनी ढूंढी, उसके बाद कह रहे हो कि यार नेट कैश फ्लो नहीं आ रहा है, इसके अंदर फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट करिए तो बेकार कंपनी। नहीं, ओवरऑल देखना है कंपनी को कि ग्रो कर रही है या नहीं। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये कंपनी अगर अपना सेल्स ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो कंपनी कुछ ना कुछ कर ले जाएगी। जैसे एक बढ़िया चीज दिखाते हैं, देखो डिक्सन को देखना, ये जो आपको चार्ट पे देखने को मिला है ना, ये रन अप, इसकी सिर्फ एक वजह है ये। क्यों? अभी एक ऐसी चीज दिखाएंगे कि आप कहोगे अबे ये तो मतलब क्या दिखा दिया ये। मार्जिन देखो कंपनी के कितने हैं, 4.5% 4% मार्जिन है कंपनी का। 100 रुपए का धंधा करके केवल 4 रुपए कमा रही है। मार्जिन खराब है ना। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि कंपनी का मार्जिन डबल डिजिट में होना चाहिए, 15, 20, 25% होना चाहिए। पर कंपनी का ग्रोथ देखो क्या कर रही है कंपनी। देखना, एक साल धंधा करती है 3000 करोड़ का, अगले साल 4.5, फिर 6000 करोड़ का, फिर 10,000 करोड़ का, फिर 12,000 करोड़ का। मतलब कंपनी 4 साल में अपना धंधा 4 गुना कर ले रही है, 3 चौको 12। और 2019 से टीटीएम पर 33, 10 गुना धंधा हो गया है। 5 सालों में धंधा 10 गुना हो गया कंपनी का।
ये धंधा है 10 गुना हुआ है। और यहां नीचे देखोगे तो जो मुनाफा है कंपनी का 60 करोड़ से भाई दिमाग खराब कर दिया कंपनी, 15 गुना मुनाफा हो गया। वजह क्या थी? सिर्फ एक ये पर्टिकुलर चीज, सेल्स ग्रोथ। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, यहां पे जब आप आते हो कैश फ्लो में और आपको कंपनी अगर छोटी दिख रही है और अगर कंपनी में फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट हो रहा है, सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस करना है। ये बताओ हमको कि तुम धंधा कितना तेजी से बढ़ा रहे हो अपना। अगर कंपनी के अंदर धंधा बढ़ रहा है कंपनी का, तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप मैनेज हो जाएंगी। अगर कंपनी का मार्जिन 4% 5% भी है, लेकिन अगर कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, कंपनी का सामान बिक रहा है, तो समझ लो कि कंपनी जैकपॉट कंपनी है। क्लियर है? इतना आसान होता है कंपनीज पढ़ना, इतना आसान होता है कंपनीज पढ़ना, इतना आसान होता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आप सब लोगों को देना है। ठीक है? क्या जो ये हमारा टेम्पलेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बाकी और जो आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी और कोर्सेज के अंदर, उससे आसान है या नहीं? क्या कंपनीज पढ़ना बहुत मुश्किल काम है या कि आसान है कंपनीज पढ़ना? बशर्ते पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, सिखाने का तरीका होना चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम इजी होने चाहिए, ल्यूसिड, बिल्कुल आसान, बजाय ये कठिन करने के, है ना? ओके, सो यहां पे सेशन करते हैं क्लोज। 36 मिनट हो गए, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गया यार। हमको ही मजा आया, मतलब टाइम पता ही नहीं चला एकदम। ठीक है, सो वी होप कि जो आज का सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। इन सब के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कर देना, जो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा अपना 5 मिनट देना आप, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में जो भी आपको लिखना है, 1-2 लाइन, वो आप लिख कर देना हमको। ठीक है, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी लोग इसको देखें। और एक काम करेंगे, हमको लग रहा है कि यार ये वाला जो वीडियो है ना, इसको हमको मतलब ओपन रखना चाहिए सबके लिए। ठीक है ना? ये मतलब ये सबके लिए ओपन रहेगा, ताकि क्या है कि बैलेंस शीट वाला पार्ट अगर मतलब पब्लिक आम देख भी ले ना, उसके लिए बढ़िया होगा। इसको मेंबर्स ओनली का पार्ट नहीं रखेंगे। हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बिजनेस का जो वैल्यू चेन है उसको पढ़ना। ठीक है, ये हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे कि बिजनेस का वैल्यू चेन आप कैसे पढ़ें, ताकि आपको यह समझ में आए कि इस बिजनेस से रिलेटेड या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं। ठीक है ना? ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ओके, और ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड वीडियोस कुछ लेके आएंगे। इन सब के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आप में से वो लोग जो अपने माइंडसेट या 2025 के लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, ये पर्टिकुलर चैनल हमारा सेकंड चैनल है, लाइफ लेसन बाय आयान। इसमें ये वाला जो वीडियो है पर्टिकुलर, ये देख लेना। ठीक है, इसके साथ में इस वीक के लिए 2 जो वीडियोज़ हैं वो हमारे पेंडिंग हैं। एक लाइव सेशन हम लोग करेंगे जो कि होगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, और दूसरा होगा उन लोगों के लिए जिनको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, जो काम शुरू करते हैं उसके बाद आधे पे छोड़ देते हैं, उनके लिए। आप सोचो कि हम लोग इतनी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस ये लर्निंग्स भी मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ में बुक रीडिंग भी चल रही है, प्लस हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, इस बिकॉज ये वाली टेक्निक हमको पता है। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो मालूम है, और जो हमारा स्पेशल फोर्सेस में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से सारी चीज़ें सीखी हमने लाइफ में। ठीक है, सो वी होप कि आज का सेशन मज़ेदार होगा। हमको तो मज़ा आया भाई 40 मिनट में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सीरीज़ वो और आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह की कुछ और लर्निंग्स लेके आएंगे। वी होप कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आएगा। अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इन वीडियोस को लाइक करके अपने पास में रख लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास में रख लीजिए, कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए और प्लस नोट्स बनाते रहिए। उससे थोड़ा सा आपको जो समझने में चीज़ें और आसानी होगी। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि भाई ये वाला पार्ट पर्टिकुलर और बता दो, या इसका और इस्तेमाल अच्छा हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लास्ट में फिर सारे क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।